प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 9 के लिए हम ड्रेनेज सिस्टम अफवाह तंत्र की चर्चा कर रहे थे और लास्ट हमने सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी का अफवाह तंत्र पढ़ लिया था। लास्ट हमने बात की थी कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा नदी क्यों महत्वपूर्ण है? गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, तो गंगा नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और गंगा नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही एक अन्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा करेंगे और इन दो नदियों की चर्चा होने के पश्चात आपका उत्तरी भारत की जो नदियां हैं या हिमालय भारत की जो नदियां हैं, जिसको हमने सबसे पहले जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमारी चर्चा हुई थी कि नदियों को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया है, एक हिमालय की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियों में 3 तंत्र महत्वपूर्ण होते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं और 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर सकूं। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आप नदियों के तंत्र को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र से। जो मैं बातें आपको बताते जा रहा हूँ सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए, क्योंकि प्रश्न आपसे इसी तरह से पूछ सकता है कि सिंधु नदी तंत्र किसे कहते हैं, गंगा नदी तंत्र किसे कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किसे कहते हैं। तो आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर वो एग्जामिनर दे पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज गंगा नदी तंत्र से। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, गंगा की जो मुख्य धारा है यानी गंगा नदी का जो ओरिजिन होता है वो गंगा के रूप में नहीं होकर वो भागीरथी के रूप में होता है। ठीक है, तो गंगा सबसे पहले क्या नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से। और भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से। ये उत्तराखंड में है और उत्तरकाशी जिला है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है, वहाँ गंगोत्री हिमानी है। उस गंगोत्री हिमानी से भागीरथ नदी का या भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और ये भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से, ठीक है, एक अन्य नदी है। इस अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ठीक है, बद्रीनाथ से होता है अलकनंदा नदी का उद्गम। और ये उत्तराखंड के एक स्थान है देवप्रयाग में। कौन सा स्थान है? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में 2 नदियाँ मिल जाती है। कौन कौन सी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो आपसे प्रश्न पूछे गंगा का नाम गंगा कहाँ से होता है? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? देवप्रयाग से। किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो एक भागीरथी और एक अलकनंदा। तो भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमानी से। और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अलकनंदा का उद्गम होता है बद्रीनाथ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार आप नाम सुना होगा आपने। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग, यानी उससे पहले गंगा नदी पर्वतीय भागों में बहती है। ठीक है, तो पर्वतीय भागों में बहने के पश्चात जब हरिद्वार के निकट या हरिद्वार में ये प्रवेश करती है तो
ये नदी जो है ये पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करना प्रारंभ करती है। तो इसके बाद से ये आगे तक जाती है और मैदानी भागों का ही निर्माण करती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए आप इस तरह से यहाँ से एक तरफ से गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का प्रवाहित जो स्थान है ये देवप्रयाग स्थान है। ठीक है, ये स्थान कौन सा है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग स्थान पर नदी दोनों, ठीक है, यहाँ से दो धारा और जब दोनों मिल जाती है तो नाम क्या पड़ जाता है इसका? गंगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ हैं, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। इम्पोर्टेंट है, ये सहायक नदियाँ हैं। गंगा की क्या है? ये सहायक नदियाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, उसमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जो यमुना नदी है ना दोस्तों, ये यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए आप कि यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट, ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी के दाहिने किनारे के समांतर बहती रहती है और इलाहाबाद, ये इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी। ठीक है, यूपी राज्य है, इलाहाबाद जिला है। ठीक है, तो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इम्पोर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि घाघरा, गंडक और कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। आपको याद होना चाहिए, जब हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने चर्चा की थी नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर चर्चा की थी, आपको ध्यान हो तो। नदियों के आधार पर जब हम चर्चा की थी तो हमने बताया था आपको कि हिमाचल का हिमालय या हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय, फिर हमारी बात हुई थी कुमायूं हिमालय। ठीक है, फिर बात हुई थी नेपाल हिमालय, फिर बात हुई थी असम हिमालय। याद होना चाहिए आपको। ठीक है, हमने नदियों के आधार पर हिमालयों को वर्गीकृत किया था। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नेपाल हिमालय से घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये तीन नदियाँ कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। जबकि यमुनोत्री हिमानी से कौन सी निकलती है? यमुना नदी। कौन सी निकलती है? यमुना नदी। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। तो हम क्या देखते हैं कि में ये देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष हम क्या देखते हैं कि कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बनाती है। तो जितनी भी नदियां हैं ये बाढ़ तो लाती है, लेकिन साथ ही साथ क्या करती है, जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें एक नया उपजाऊपन प्रदान करती है, जिसके माध्यम से कृषि, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है, तो कृषि के लिए योग्य भूमि तैयार कर देती है। तो ये नदियाँ नेपाल हिमालय, गंगा नदी जो है कुमायूं हिमालय से, और यमुना नदी भी कुमायूं हिमालय से निकलती है। लेकिन ये नदियाँ साल भर बह रही है और साथ ही साथ में बाढ़ भी लाती है। और बाढ़ लाने के कारण ये नदियाँ, कुछ नदियाँ में विशेष है जो खुयात होती है, मतलब बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। जैसे बिहार में कोसी नदी फेमस है, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। शोक यानी मतलब सोरो, SORRO, सोरो यानी कि दुख प्रदर्शित करती है, क्योंकि कोसी में जब जल का प्रवाह बहुत अधिक होता है तो पूरे बिहार वाले रीजन में, बिहार राज्य में ये बाढ़ ला देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन है। देखिए प्रायद्वीपीय उच्च भूमि कौन सी है? आपको याद होना चाहिए, हमने अच्छे से पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार।
ठीक है, आपको याद होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में हम जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ चंबल का नाम आया था, ठीक है, वहाँ कौन सी नदी का नाम आया था, चंबल का नाम आया। बेतवा नदी प्रायद्वीपीय पठार एमपी रीजन की है। सोन नदी छत्तीसगढ़ और एमपी रीजन की नदी हैं। तो ये नदियाँ क्या है, प्रायद्वीपीय पठार से कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार से कहाँ मिलती है, गंगा में। चंबल कहाँ मिलेगी, तो चंबल आप देखें तो चंबल आपको कहाँ मिलेगी, चंबल आपको मिलेगी यमुना में। चंबल कहाँ मिलती है, यमुना में। बेतवा कहाँ मिलती है, गंगा में। सोन कहाँ मिलती है, गंगा में। तो ये ऐसी नदियाँ हैं जो मुख्य नदियाँ हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, चंबल है, बेतवा है, केन है, ये जो नदियाँ हैं ये डायरेक्टली यमुना में मिल जाती है और फिर सोन गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो आपको मैप में स्पष्ट हो जाएगा। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए चंबल नदी, सोन नदी, तो सोन नदी तो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। यहाँ यमुना नदी आ रही है, देखिए ये यमुना में मिल जाए। यमुना के बाद आप देखेंगे कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी आगे तक प्रवाहित होगी इस तरह से, ये गंगा नदी आगे, फिर यहाँ से आप देखेंगे यहाँ में मिलती जाती है डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ से चंबल, बेतवा, ठीक है, केन, ये यमुना में मिलती है और यमुना का जल किस में चले जाता है, गंगा में। इस प्रकार से ये अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। नदियाँ इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाएं तथा दाहिनी किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुंचती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी क्या करती है, अपनी जितनी भी सहायक नदियां होती हैं उन सबका जल मिलाकर क्या करती है, परिपूर्ण होकर ये पूर्व की दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, पूर्व दिशा में बहती है और पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है जहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। तो फरक्का वाला स्थान जो है ना, फरक्का बांध एक पश्चिम बंगाल में, और फरक्का बांध तक ये पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद ये वापस पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है भागीरथी, एक का नाम क्या होता है भागीरथी और दूसरे का नाम क्या होता है हुगली। ठीक है, आपसे पूछे कि दो शाखाएं कौन कौन सी होती है, तो एक पुनः वापस क्या बन जाती है, भागीरथी, और एक क्या बन जाती है, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, एक वितरिका दक्षिण की तरफ बहती है कि मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये नदियाँ जो है ये फरक्का तक पहुँचती है, पहले गंगा नदी, उसके बाद ये दो भागों में विभाजित होती हैं। उसमें से एक का नाम तो क्या है, भागीरथी, और दूसरे का नाम क्या है, हुगली पश्चिम बंगाल में बहती है और भागीरथी बांग्लादेश में चले जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम क्या होता है, पद्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है, जो इसकी मुख्य धारा है ना वो कहाँ बहती है, दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र। अभी हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र को कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है। तो मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपके तिब्बत रीजन से निकलती है और वहाँ से होती हुई असम, अरुणाचल प्रदेश होती हुई नदी यू टर्न लेती हुई ये आती है असम रीजन से, और फिर ये उसके बाद क्या करती है, ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि इस नदी की और ख़ास बात क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र, अंतिम चरण जो होता है उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम वह चरण जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर, किसी सागर में मिल जाती है, डेल्टा बना लेती है। तो अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। तो यहाँ ये नाम क्या होता है, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृद्ध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो नदियाँ जो है, यानी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इस मैप पर, देखिए यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको।
आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक नदी निकलती है गंगा, ठीक है। गंगा की सहायक नदी एक आती है, इसका नाम है यमुना। ये जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? इलाहाबाद, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में एक है चंबल, एक है बेतवा, एक है कैन और एक है सोन, जो कि डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ठीक है। ये कौन सी है? यमुना। ये कौन सी है? गंगा, ठीक है। गंगा और यमुना जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान नाम का नाम है इलाहाबाद, ठीक है। यमुना में चंबल, बेतवा और केन मिल जाती है। गंगा में डायरेक्ट कौन सी मिल रही है? सोन। तो ये नदियाँ कहलाती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर हो गया। उसके अलावा घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नदियाँ डायरेक्ट कहाँ मिलती हैं? गंगा में मिलती है। और गंगा ये एक स्थान है फरक्का, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का। फरक्का में पहुँचती हैं और फरक्का में पहुँचने के बाद देखिए ये स्थान क्या है? फरक्का। और फरक्का में पहुंचने के बाद इसकी एक शाखा हुगली के रूप में, ये हुगली के रूप में हो जाती है, ठीक है। हुगली के रूप में हो जाती है और एक शाखा भागीरथ के रूप में। और यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। और ये इससे मिल जाती है, ठीक है। ये इससे मिल जाती है, आगे जाके बांग्लादेश में नदियाँ दोनों मिल जाती है। यहाँ इसकी शाखा कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। और उसके बाद ये डेल्टा बना लेती है। इस प्रकार से नदियों का क्रम चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ फैक्ट और बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में, इम्पोर्टेंट है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। आप देखेंगे चित्र में जो आपको मैप दिया हुआ है, उस मैप में आप अच्छे देखें, मुख्य नदियों और झीलों का मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई आपको 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कौन सा नगर सिंधु और गंगा नदियों की जल विभाजक के क्षेत्र पर अंकित है? ऐसा कौन सा नगर है? तो अंबाला नगर। अंबाला जो नगर है वो सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के जल विभाजक की स्थिति पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, ठीक है। तो अंबाला से लेकर और कहाँ तक? सुंदरवन के डेल्टा जो है यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसका ढाल जो है वो लगभग गिरता हुआ सा होता है, लगभग 300 मीटर हो जाता है, ठीक है। गिरावट जो होती है वो 300 मीटर तक हो जाती है। और हम देखते हैं प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, ठीक है। हम 6 किलोमीटर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ढाल लगभग 1 मीटर की दशाव से ये नीचे गिरता जाएगा। क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ नदियाँ बहुत अधिक है, विशाल नदियाँ हैं, जल अधिक लाती है। जल अधिक लाने से ये भाग धीरे 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 डेप्थ में जा रहा है और ढाल जो है वो नीचे चला जाता है और इसलिए ये मैदान का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो गंगा नदी की हमने चर्चा कर ली, गंगा की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर ली, ठीक है। गंगा में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं वो हमने चर्चा कर ली। जब ये गंगा नदी निकलती है तब भागीरथ कहलाती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और हरिद्वार के पास ये पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य नदियाँ जो सहायक के रूप में काम करती है, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है। इसकी हमने सबकी चर्चा कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे हम ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालय क्रम की जो नदियाँ हैं या उनका जो तंत्र है वो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत की मानसरोवर नदी के पूर्व तथा सिंधु व सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट क्यों होंगी दोस्तों? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है।
जहाँ से सिंधु और सतलज का भी उद्गम लगभग वहीं से होता है। इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी से लंबाई इसकी अधिक मानी जाती है, लेकिन इसका लगभग यूँ कह लीजिए 60 से 70% जो भाग है वो तिब्बत में माना जाता है। ठीक है, कुछ ही भाग होता है जो ये भारत में अपना स्थान रखती है और उसके बाद में पुनः बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है ना। हिमालय के समानांतर कहाँ? पूर्व की ओर बहती रहती है। नामचा पर्वत शिखर यानी 7,757 मीटर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी की यू आकार, ठीक है, जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब देखिए, आप भारत का मैप देखेंगे ना, तो भारत के मैप में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इस नदी को आप देखेंगे तो ये जो नदी आपको दिख रही है ना, ये नदी है, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह चलती है। ये यहाँ से ये पूरा तिब्बत या चीन कह दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये नदी ऐसे टर्न करती है, ये नदी ऐसे टर्न करती है। और ये कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो नदी देखो ये ऐसे टर्न कर रही है। अब देखिए ये आकृति कौन सी होगी? यू। कौन सी आकृति होगी? यू। लेकिन अपन यू कैसे बनाते हैं? ऐसे। अपन यू बनाते हैं ऐसे। तो ये यू बन रहा है, तो ये क्या? उल्टा यू हो गया। क्या हो गया? उल्टा यू। तो उल्टे यू आकार में ये क्या बनाती है? उल्टे यू आकार में नदी टर्न करती है। ये यू आकार में टर्न करती है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए कि यू आकार में नदी टर्न करती है। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। किसके माध्यम से प्रवेश कर रही है? गॉर्ज, है ना। ये इसकी चर्चा हमारी हुई थी, आपको अच्छे से ध्यान हो कि मैंने बताया था गॉर्ज क्या होता है। तो गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? एक तो दिबांग नदी है, लोहित है, कैनुला है एवं दूसरी सहायक नदियाँ जो है वो इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो आपको क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? दिहांग। जैसे लोहित की, जैसे हमने भागीरथ की बात की थी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है वो स्थान देवप्रयाग है, और देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इसका नाम क्या होता है? दिहांग। वहाँ नाम क्या होता है? दिहांग। और दिहांग के बाद इसमें कुछ अन्य सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे दिबांग नदी है, लोहित नदी है ना, कैनुला नदी है। ये नदियाँ आके क्या करती है? सहायक के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जहाँ ये बहकर आती है वहाँ इसका नाम क्या होता है? सांगपो। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? जमुना। बांग्लादेश में क्या नाम होता है? जमुना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, सिल्ट यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो तिब्बत वाले रीजन में क्या होता है? तिब्बत वाले रीजन में जो सिल्ट की मात्रा होती है और जल की मात्रा होती है वो कम होती है। ठंडा प्रदेश है तो जल जम जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे भारत में आती है तो ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जल और सिल्ट जो होता है वो इसमें बढ़ जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। ठीक है, गुम्फित नदी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक यूँ कहना चाहिए कि दोनों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बीच में से होती होती नदी ये आगे की ओर प्रवाहित होती है। बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है, छोटे छोटे नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब हम आगे बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के समय असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन
करती है। और इसलिए असम रीजन में, अरुणाचल प्रदेश रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी अक्सर बाढ़ लाती है। तो प्रत्येक वर्ष जब वर्षा ऋतु होती है तो ये किनारों के ऊपर से बहने लगती है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर इस रीजन में सिल्ट अधिक जमा होता है, ठीक है, सिल्ट का अधिक जमा होता है, निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा अधिक हो जाने के कारण क्या होता है कि नदी की जो सतह है वो बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा का मार्ग परिवर्तन करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दो नदियों के क्रम को पूरा कर लिया है, एक गंगा नदी को पढ़ लिया है और दूसरा हमने एक ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लिया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसको नोट कर लीजिए और पीछे दिए हुए जो प्रश्न उत्तर है आप उनको भी देखें, आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के साथ कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्यों महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।